दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर आए हो ना तो एक बात तो साफ है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो और आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारी बातें बताई होंगी। पर सवाल ये आता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आखिर किस तरीके से यूज़ किया जाए जिससे कि हम मार्केट से अपनी ट्रेड एक्यूरेसी बढ़ाते हुए कुछ पैसा घर ला पाए। ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको कोई भी नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि देखो ये चीज़ है बहुत सिंपल, लेकिन ये चीज़ आपको कभी भी सिंपल तरीके से समझाई नहीं जाती है। और क्योंकि कोई चीज़ आपको सिंपल तरीके से समझाई नहीं जाती तो आप उसको सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और मार्केट्स के अंदर ना आपको पैसा हमेशा एग्जीक्यूशन का मिलता है, चाहे आपको नॉलेज कितनी भी हो। अब मैं आपको जो चीज़ सिखाने वाला हूँ ना, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखकर एक एक चीज़ को सीख लिया तो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग बहुत ही ईजी तरीके से एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा बच्चों का खेल हो जाएगा। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर चार्ट खोल रखा है, ट्रेडिंग व्यू आपको नजर आ रहा होगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मेरा एक ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है। मैंने इथेरियम के अंदर एक ट्रेड प्लेस किया हुआ है जिसमें आपको कुछ मेरी पोजीशन अच्छी रनिंग हो रही है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा ट्रेड हमने प्लेस किया था। 1:3.42 का इसका रिस्क रिवॉर्ड है और मैंने इसका जो मेरा स्टॉप लॉस है ना वो भी मैंने शिफ्ट कर रखा है, और मेरा जो एसएल यहाँ पे लगा हुआ है वो मेरा कॉस्ट पे लगा हुआ है। ये वाला जो एसएल मेरा अभी ये लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आप एडिट कर रहे हो या ऐसा कुछ है, तो आप यहाँ पे अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये ट्रेड दिख रहा है तो अगर आप इसी ट्रेड को देखोगे तो ये मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ यहाँ पर शेयर भी किया हुआ है। अब इसी ट्रेड को समझाते हुए मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो पूरा खेल है ना, वो पूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आपको जेन्युइनली यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या सीन है। मेरे यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं। अब देखो, जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हो ना तो आपको पहले तो बेसिक्स पता होने चाहिए और उसके ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपको नहीं करना होता जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने लिख रखा है व्हाट प्राइस इज डूइंग एट एन इम्पॉर्टेंट एरिया। इसी चीज़ को आप हमेशा कहते हो कि इसको कहते हैं आपका मार्केट का रीड क्या है। अगर आपका रीड सही नहीं है ना तो आप जेन्युइनली मार्केट से कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने लिख रखा है कि आपका काम है सबसे पहले ये पकड़ना कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट एरिया पर आखिर कर क्या रहा है। अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर ले जाकर दिखाता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगी। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है और ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करूं, ठीक है, मैं इस चार्ट को रीसेट करता हूं और अब अगर आप इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी। ये जो पूरा एरिया है ना, ये मार्किंग देखो आप तो आपको समझ में आएगा। ये जो पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया सपोर्ट एरिया है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पता लगता है कि ये सपोर्ट एरिया है। यही चीज़ अभी आपको आगे पता लगने वाली है। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में सिखाऊंगा, पर आप पहले ये चीज़ समझो। आप यहाँ पर चार्ट पर देख पा रहे हो कि ये पूरा सपोर्ट एरिया है। जब प्राइस सपोर्ट एरिया से ऊपर बनना शुरू हुआ तो मेरा यहाँ पर ट्रेड के अंदर मैंने अपनी एंट्री बनाई और मैंने लॉन्ग की एंट्री बनाई और मैंने अपना जो एसएल लगा रखा है वो सपोर्ट एरिया से हल्का सा थोड़ा सा नीचे लगाया हुआ था। आई होप आपको ये वाली चीज़ यहाँ पर देखकर समझ में आ रही हो। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी हुई है इस लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और वो ये है दैट स्ट्रक्चर ऑलवेज प्रिसीड्स इंडिकेटर। होता क्या है कि जब हम लोग ट्रेड करने के लिए जाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमको ना कोई ऐसा जादुई इंडिकेटर मिल जाए जिस इंडिकेटर के दम पर ना हमारी ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीट तरीके से ट्रांसफॉर्म कर जाए, मतलब अब तो बस हमें पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। ये थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन आप एक चीज़ समझो। अगर आप यहाँ पर मेरा चार्ट देखोगे, आपके सामने यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, मैंने सिर्फ एक इंडिकेटर लगा रखा है और वो है ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसमें मेरी 45 ईएमए मेरी लेंथ है, ठीक है। और मैंने सिर्फ एक ईएमए लगा रखा है, उसके अलावा मेरा पूरा चार्ट साफ है। अगर मैं आपको अपने शार्क एक्सचेंज के ट्रेडिंग टर्मिनल पे भी दिखाऊं तो सेम तरीके से आपको दिखेगा कि मेरा यहाँ पर भी चार्ट पूरा क्लीन है। इनफैक्ट जब मैंने इस ट्रेड को अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था तो अगर आप ये वाला स्क्रीनशॉट भी देखोगे ना, मेरी जो कम्युनिटी पे शेयर है, मेरा ये वीआईपी क्लब है, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ, सारी चीज़ें देता हूँ जो ट्रेड्स मैं खुद ले रहा होता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग लाइव सेशंस भी करते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने जो ये ट्रेड दे रखा है आपको यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहा होगा। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, स्ट्रक्चर ऑलवेज प्रिसीड्स इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना वो हमेशा एक इंडिकेटर से बेटर होगा। जैसे कि आप यहां पर देखो,
स्क्रीन पर देखोगे तो बेटर समझ में आएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले मैंने एक सपोर्ट एरिया मार्क किया। अब मैंने ये सपोर्ट एरिया कैसे मार्क कर रखा है पहले तो ये समझो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक प्राइस आया और प्राइस ने यहाँ से एक बाउंस दिखाया, ठीक है। उसके बाद दोबारा प्राइस नीचे टूटा, इस एरिया से थोड़ा सा नीचे आया क्योंकि यहाँ पर इनको सेलर्स की लिक्विडिटी लेनी थी, यहाँ पर मेरा भी एक एसएल कटा था बाय द वे, और फिर प्राइस ने यहाँ से एक बाउंस दिखाया। अब आप एक चीज समझो, जहां से प्राइस बाउंस दिखा चुका है और थोड़ा सा 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया है और ऑलरेडी एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रहा है, तो यानी कि जो अभी रीसेंट मार्केट के अंदर सपोर्ट एरिया बना है वो ये सपोर्ट एरिया बन गया है। करेक्ट, आपको ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये जो है ना, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब एक चीज जो आपके लिए समझनी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये है कि देखो, जब स्ट्रक्चर बन रहा होता है ना, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आता है तो वो हमेशा आपको एक कदम आगे रखेगा बजाय कि आप एक इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंट हो। जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे 45 ईएमए की जो लाइन है, अभी भी प्राइस थोड़ा थोड़ा उसके आसपास ही है, उसके नीचे ही है, लेकिन मैंने अपना लॉन्ग का ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रखा है क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर रीड करना आता है और यही चीज अभी आप आगे सीखने वाले हो। चलो अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, अगली चीज हम लोग समझते हैं। आप कैसे पता लगाओगे कि मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड है या फिर मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड है? तो सीधी सी चीज है, अगर आप कोई अप ट्रेंड देखोगे तो उसके अंदर आपको हायर हाइज और हायर लोज मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप कोई डाउन ट्रेंड देखोगे तो आपको लोअर हाइज और लोअर लोज मिलेंगे। सिंपल सी चीज है, बहुत ईजी करके मैं आपको यहां पर चार्ट पर समझा देता हूं। ये अगर आप चार्ट देखो तो यहां से लेकर, यानी कि रात के ऑलमोस्ट आप 8 साढ़े 8 बजे से लेकर, ये 20 तारीख का मैं दिखा रहा हूँ, 20 जुलाई का, रात के 8:30 बजे से लेकर मोटा मोटा आप देख लो कि अगले दिन शाम के 6 बजे तक, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पहले यहाँ पर, ये देखो, ये हो गया इसका हायर हाई और ये हो गया इसका हायर लो, उसके बाद फिर ये हो गया इसका हायर हाई और ये हो गया इसका हायर लो। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो हर एक हायर हाई ऊपर 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 बन रहा है। अब अगर आप यहां पर देखो, ये देखो, ये ऊपर बना, उसके बाद प्राइस फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद प्राइस और ऊपर बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इसका हायर हाई है, फिर ये प्राइस नीचे आया, फिर थोड़ी देर टाइम पास किया, फिर ये इसका हायर हाई एक और बना। तो जो नया हायर हाई है वो पुराने वाले हायर हाई से ऊपर होगा और जो लोअर हाई है वो पुराने वाले लोअर हाई से ऊपर होगा, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। तो इसको कह देते हैं हम लोग अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड की बात करें तो ये सिमिलर चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी डाउन ट्रेंड के अंदर, जहां पर आपको दिखेगा कि सीधी सी चीज है कि लोअर हाई बन रहा है और लोअर लो बन रहा है, जैसा कि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो। लोअर हाई है और लो, उसके बाद फिर क्या है, लोअर लो है, फिर लोअर हाई है, फिर लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है। आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब एक चीज समझो, आप कैसे पता लगाओगे कि मार्केट जो है वो एक रेंज में फंसी हुई है? जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ना सीख जाओगे। अगर प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के बीच में घूम रहा है, इसका मतलब ये कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। अगर आप ये वाला एरिया देखोगे पूरा, आई होप आपको ये वाली चीज, यहां पर ये वाली चीज नजर आ रही है। अब अगर आप ये देखोगे तो देखो, ये इसका रेजिस्टेंस है और ये एरिया सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो ना इस एरिया को तोड़ रहा है बहुत देर तक, ना इस एरिया को तोड़ रहा है नीचे की साइड बहुत देर तक। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, इसको कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हो। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अब देखो, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है? तो देखो, आपको ना आज तक कोई भी ये बात नहीं बताएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब भी आपको पकड़ना है ना, या आपको समझना है, आपको ये चीज देखना है कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, अगर आप सपोर्ट पता करना चाहते हो कि सपोर्ट कहां पर है, जैसे कि मैं आपको सेम चीज अभी यहां पर ले जाकर दिखा देता हूं, जो अभी रिसेंट जहां पर मार्केट चल रहा है। अब यहां पर मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस इथीरियम का आपको दिख रहा है 1884 पे अभी प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट होता है एरिया बिलो करंट प्राइस विद विजिबल रिएक्शन। ये समझ लो, वीआर का मतलब होता है विजिबल रिएक्शन। तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का एक ऐसा प्राइस का जोन
जहां से एक विजिबल रिएक्शन यहां पर नजर आया है, इसको कहते हैं सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? एक एरिया करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जहां से एक विजिबल रिएक्शन नजर आया है, उसको क्या कहते हैं? आपका रेजिस्टेंस। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1883 84 के आसपास पे। अब जो रीसेंट, मतलब कि बहुत ही रीसेंट जो आपको रेजिस्टेंस दिखेगा वो एरिया दिखेगा ये वाला, क्योंकि मार्केट ने यहां पर सबसे ज्यादा देर टाइम पास किया हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट 1891 के आसपास। ठीक है, ये रीसेंट रेजिस्टेंस है। तो ये क्या है? करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का ऐसा एरिया जहां से एक विजिबल रिएक्शन मेरे को नजर में आया है, क्योंकि विजिबल रिएक्शन यहां पे मार्केट ने टाइम पास किया और यहां से टूटा, फिर यहां तक गया, फिर यहां से टूटा। तो यहां पर मेरे को 2 बार एक विजिबल रिएक्शन नजर आया है, इसलिए ये मेरा रीसेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। आई होप आपको यहां तक पूरी चीज समझ में आ गई हो। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये चीज कोई आपको सिखाता ही नहीं है। ये बहुत ही सिंपल चीज है और ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग ना आपको रिवर्सल ट्रेड्स लेते हुए दिखेंगे, बट रिवर्सल ट्रेड्स बनते किस बेसिस पर है? रिवर्सल ट्रेड बनते हैं इस बेसिस पर कि जो सपोर्ट है ना, जब वो सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट का एरिया जब टूटता है, कोई भी सपोर्ट का एरिया जब टूटता है और प्राइस नीचे जाता है और उसके बाद प्राइस जब ऊपर आता है, तो वही एरिया बन जाता है रेजिस्टेंस का एरिया। समझे? सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटने के बाद प्राइस नीचे गया, नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वहीं से, जहां से सपोर्ट टूटा था वहीं से दोबारा टूट गया, तो ये जो पुराना सपोर्ट था ये नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस एरिया भी होता है कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसको प्राइस ने तोड़ा, उसके बाद थोड़ा सा उससे प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा रेजिस्टेंस एरिया पे आया और फिर दोबारा वहां से ऊपर चढ़ा गया। तो ये रेजिस्टेंस एरिया जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये सपोर्ट एरिया बन जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। इसको कहते हैं रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट, कि एक सपोर्ट एरिया कब रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है और एक रेजिस्टेंस एरिया कब सपोर्ट एरिया बन जाता है। ये आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। सवाल ये है कि हाई क्वालिटी जोन्स को कैसे मार्क करा जाए। अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेडिंग करना चाह रहा हूं, तो मैं हाई क्वालिटी जोन्स को मार्क कैसे करूं, कैसे पता लगाऊं कि ये एक हाई क्वालिटी जोन है, एक बढ़िया जोन है। तो देखो, इसके ना कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता हूं और स्टेप बाय स्टेप चार्ट पर एक एक चीज करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहला है HTF फाउंडेशन। इसका मतलब क्या होता है कि HTF का मतलब होता है हायर टाइम फ्रेम। तो जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, वो हमेशा आपकी फाउंडेशन होना चाहिए। मैं आपको ये चीज यहां पर चार्ट पर दिखाता हूं। अब अगर आप देखोगे, मैंने जो ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है ना, ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट किया है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पर अपनी वीआईपी कम्युनिटी में दिखाऊं, तो यहाँ पर भी मैंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ था अपने ट्रेड का, वो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे था। ठीक है, अगर आप में से कोई भी हमारे साथ वीआईपी कम्युनिटी में जुड़ना चाहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर, CoinDCX और शार्क एक्सचेंज। आप दोनों में से किसी पर भी जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपना पहला ट्रेड ले लीजिए, पहला ट्रेड का स्क्रीनशॉट और अपनी प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट हमको आप व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे गिवन है उस पर सेंड कर दीजिएगा। आपको वीआईपी क्लब का एक्सेस मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीआईपी क्लब में बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने सारे कम्युनिटी मेंबर्स को देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो। ऑल्सो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपको अपनी ब्रोकरेज के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जो आपको बाय द वे कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको अकाउंट बनाना है तो नीचे जाके आप बना सकते हो, आपको वीआईपी क्लब का एक्सेस भी मिल जाएगा। अब आप एक चीज समझो, हायर टाइम फ्रेम पे मैं आपको कोई चीज समझाता हूं, आपको बेटर समझ में आएगी। हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर सेम चीज नजर आएगी जो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क करी थी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है जो मैंने ये मार्क कर रखा है ग्रीन कलर का, इसको मैं सपोर्ट बना देता हूँ और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, ये वाला जो मैंने एरिया बना रखा है ग्रीन कलर का, ये सपोर्ट एरिया क्यों है? क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम पर प्राइस यहाँ पे टच किया, यानी कि ये जो विक है यहाँ तक टच किया और उसके बाद एक मोटी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर दोबारा से इस एरिया के आसपास टच किया, फिर ऊपर आ गया, फिर दोबारा इस एरिया को टच किया, फिर ऊपर आ गया। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जहां से प्राइस 3 बार रिजेक्ट कर चुका है,
वहां पर सपोर्ट ज्यादा है क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है। बड़ा टाइम फ्रेम आपको बताता है कि बड़ा पैसा कहां पर इन्वॉल्व है। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि बड़ा पैसा यहां पे इन्वॉल्व है, और बड़ा पैसा क्या कर रहा है पहले आपको वो पकड़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर आपको अच्छे जोन्स मार्क करने हैं, आप हायर टाइम फ्रेम पर जाओ, और इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपकी जो नॉइज होती है मार्केट की वो सारी की सारी फिल्टर आउट हो जाएगी। अब अगली चीज समझते हैं। अगला आपको काम क्या करना है, आपको रिजेक्शन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैंने आपको यहां पर दिखाया कि ये एक पूरा रिजेक्शन एरिया है, इसलिए ये मेरा सपोर्ट बन गया। इससे जो रीसेंट मेरा रेजिस्टेंस एरिया है वो भी ये वाला है जो मैंने रेड कलर का मार्क कर रखा है, क्योंकि यहां से भी प्राइस 2 बार रिजेक्ट कर चुका है। तो रीसेंट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ये है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज को मैं आपको समझाता हूं। जो अगला स्टेप है वो ये है, ड्रॉ रेक्टेंगल्स नॉट लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लोग मिस कर देते हैं। देखो अगर आप यहां पर देखोगे ना तो आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने रेक्टेंगल्स बना रखी है, मैंने कोई लाइन नहीं ड्रॉ करी है। वाई? बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये ना एरियाज होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती है। तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया एक सपोर्ट एरिया है। अब इस एरिया के आसपास में प्राइस कहीं भी टालमटोली कर सकता है। तो आपका काम है रेक्टेंगल बनाना, लाइन नहीं बनानी है। और सबसे बड़ी बात, आपको ग्रेडिंग करनी है अपने जोन की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। मतलब कि अगर मान लो आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आप मान लो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो जब मैं 5 मिनट पर जाऊंगा ना तो मेरे को 5 मिनट पे ना चार्ट कुछ ऐसा नजर आएगा जैसा कि आप अभी देख रहे हो। लेकिन 5 मिनट के हिसाब से ना ये वाला एरिया भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का एरिया है, करेक्ट। लेकिन क्योंकि मैंने बड़े टाइम फ्रेम को देखकर अपना सारा काम किया है, तो मेरा यहाँ पर काम ये है कि मैं अपने जोन्स को ग्रेड करके रखूं। तो मेरे जो ये वाले जोन है ये आवरली टाइम फ्रेम के बेसिस पर बनाए हुए जोन्स हैं, तो इनकी ग्रेडिंग ज़्यादा हाई है। अगर मैं कोई रीसेंट जोन ड्रॉ करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि मेरा जो रीसेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी ग्रेडिंग इस वाले जोन से कम होगी। अगर मैं इसको ग्रीन कर दूं तो आप देखोगे इसकी जो ग्रेडिंग है वो इस वाले जोन से कम होगी, इस वाले जोन से कम होगी। क्यों? क्योंकि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनाया हुआ जोन है। आई होप आपको यहां तक चीज समझ में आ गई है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, और वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम में से ज्यादातर लोग मिस आउट कर देते हैं। उस चीज को कहते हैं ऑलवेज कैच द कॉन्टेक्स्ट एंड नॉट द कैंडल्स। इसका मतलब समझो पहले आप। देखो तब पता है क्या है, हम लोग ना कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ते हैं। हम लोग कैंडल देखते हैं, अरे यार ग्रीन कैंडल बन गई है, लॉन्ग कर देते हैं। अरे यार रेड कैंडल बन गई है, शॉर्ट कर देते हैं। आप एक चीज ना समझने की कोशिश करो, हर एक कैंडल जो है ना वो आपको कुछ कहानी बताती है। अब आप कौन सी कैंडल देख रहे हो वो आपको बताएगी कि आप कितनी बड़ी कहानी की तरफ नजर मार रहे हो। मतलब कि अगर आप ये 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो ये सिर्फ 15 मिनट की बायर और सेलर के बीच की कहानी है। अगर आप इसी को चेंज करके 4 घंटे की कैंडल देखोगे तो ये है 4 घंटे की कैंडल। अब आप ध्यान से देखो, ये देखो, आपको दिखा, ये है 4 घंटे के टाइम फ्रेम की कैंडल। अब 4 घंटे की कैंडल जब आप देखोगे ना तो ये 4 घंटे में जो बायर और सेलर के बीच में लड़ाई हुई है और कौन जीता है ये उसकी कहानी है। तो आप जब कोई बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हो और बड़े टाइम फ्रेम पर आप मार्केट को रीड करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसलिए मैंने बोला जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड करने जाते हो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम्स को चेक किया करो। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, इसी को मैं वापस ले आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। एक बार जरा हम लोग अपना ट्रेड देखेंगे, ट्रेड में चल क्या रहा है। चलो ट्रेड अच्छा खासा चल रहा है, 83 के आसपास अपना, 82 83 के आसपास अपना जो यहाँ पे रनिंग पैसा चल रहा है वो चल रहा है। और मेरा वैसे टारगेट काफ़ी अच्छा है इसमें, क्योंकि मैंने 1:3.42 मतलब अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे ये ट्रेड सेट किया हुआ है, ये स्विंग ट्रेड है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ समझो आप। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर प्लस टाइम फ्रेम्स। यानी कि अभी आपको मैं सेम चीज़ चार्ट पर दिखाता हूँ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया। अब देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, टाइम फ्रेम प्लस स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या बताया, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर और टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करो। तो यहां पर 4 घंटे का टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है, बड़ा टाइम फ्रेम होता है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर 45 EMA के नीचे मेरे को प्राइस नजर आ रहा है। लेकिन मार्केट यहां पर अगर मैं बहुत ही ध्यान से देखूं तो मार्केट एक बहुत ही लंबे टाइम से एक बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा था, इथीरियम के अंदर, ठीक है। फिर यहां से एक करेक्शन आया, यहां से एक करेक्शन आया, और अब इस करेक्शन जोन से मार्केट थोड़ा सा
बाउंस दिखा रहा है। अब हो सकता है कि ये कहीं तक बाउंस दिखाए और फिर हो सकता है एक फॉलिंग जोन में चला जाए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट में क्या स्थिति है। लेकिन ये है मार्केट का अभी फिलहाल का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम्स को देखते हो तो आपको स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। आई होप आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रही हो। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और अगली चीज़ हम लोग समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट पकड़ने के लिए और कॉन्टेक्स्ट के दम पर काम करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। देखो, सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम खोलो, मेजर ट्रेंड पकड़ो। इसके लिए आप 4 घंटे का यूज़ कर सकते हो, 1 घंटे का भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा क्विक ट्रेड करने में यकीन रखते हो। और अगर किसी को पोजिशनल करना है तो वो 1 दिन के टाइम फ्रेम पे भी वर्किंग यहाँ पर कर सकता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्रिटिकल मैक्रो जोन्स आप मार्क कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क कर रखे हैं, आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर नजर आ रहा होगा, आप ये देख सकते हो। उसके बाद आपका क्या काम है, आपका काम है कि आप सेटअप का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो। जैसे कि मैं 5 मिनट पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं थोड़ी सी उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं जोन्स मार्क कर रहा होता हूँ। अगर ये मेरा स्विंग करने का तरीका होता है, अगर मैं इंट्राडे में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म स्विंग ले रहा हूँ तो। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आप अपने सेटअप का जोन ढूंढो और आप वेट करो प्राइस के वहां आने तक। जैसे कि यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखते जाना। देखो, इसलिए मैं आपको ना हर एक चीज चार्ट पर समझाता हूं, क्योंकि देखो जो चीज मैं मार्केट में करता हूं मैं वही चीज आपको सिखाता हूं, जो मैं करता नहीं हूं वो मैं आपको सिखाता नहीं हूं, समझते जाना। यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ना मैंने अपने सेटअप का जोन मार्क किया था। जोन मार्क करने के बाद मैंने वेट किया कि प्राइस यहां से दोबारा ऊपर बनना शुरू हो। जब प्राइस मेरे सपोर्ट जोन से दोबारा ऊपर बनना शुरू हुआ और तब जाकर मैंने अपना लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जो आपको यहां पर नजर में भी आ रहा है। आप देख रहे हो आपके सामने रनिंग ट्रेड है, ये मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो चीज मार्केट के अंदर काम नहीं करती है, समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। अब अगली चीज के ऊपर आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। वो क्या है कि आपकी एंट्री का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। जैसे मेरे लिए, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री को प्लान करता हूं, ठीक है। तो आप देखो कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है, उसी टाइम फ्रेम के ऊपर आप अपना कंफर्मेशन सिग्नल पकड़ो, उसी टाइम फ्रेम पर आप अपने रिस्क लेवल्स को डिफाइन करो। मैं आपको ये सेम चीज चार्ट पर दिखा देता हूं। ये जो मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है, जिसको आप देख रहे हो, इसमें 1,03,000 के आसपास की अपनी अपनी अपना अभी रनिंग पीएनएल चल रहा है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझते जा रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं जब इसको 5 मिनट पर लेके जाऊंगा तो 5 मिनट पे ना, ये देखो, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब 40, पहले मैंने सपोर्ट का जोन मार्क किया, सपोर्ट के जोन से मेरे को प्राइस ऊपर बनता हुआ दिखा। उसके बाद मेरे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब 45 ईएमए के ऊपर प्राइस बनना शुरू हो गया, यानी कि 1875 पे, वहां पर मैंने अपनी एंट्री ली। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करता हूं। और यहां पर भी अगर आप देखोगे ना, देखो ये ट्रेड ना यहां पर एग्जीक्यूटेड है 1875। जो मैंने आपको बात बोली है वो चीज एक्चुअली में मार्केट में मैं एग्जीक्यूट करके बैठा हूं। तो आप समझो जो आप सीख रहे हो वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। ये आपका गोल्डन रूल होना चाहिए, आप इसको अपने दिमाग में सेट कर लो, आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल जाएगी। विच इज ट्रेड द रिएक्शन नॉट द होप। जिस तरीके से प्राइस एक पर्टिकुलर जोन पे आकर रिएक्ट कर रहा है, आपका काम है उस चीज को ट्रेड करना, ना कि एक पर्टिकुलर होप को ट्रेड करना। जैसे कि अगर मान लो फॉर सपोज मेरे को एक ग्रीन कैंडल दिखी और मैंने लॉन्ग का ट्रेड कर दिया। मैं क्रिप्टोज को ट्रेड करता हूं लीगली, आप CoinDCX और शार्क एक्सचेंज पर क्रिप्टोज को इंडिया में बैठ के ट्रेड कर सकते हो, आपको यहां पर लेवरेज भी मिलता है। तो आप कम पैसे से बड़ा ट्रेड भी ले सकते हो लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए। अब होता क्या है कि लोग ग्रीन कैंडल देखते हैं, उनको लगता है यार क्रिप्टो मार्केट है, लेवरेज मिलता है, मैंने CoinDCX से शार्क एक्सचेंज पे तो अपना अकाउंट खोल ही रखा है, अब मैं जाकर क्या करूंगा, मैं 10,000 रुपए लाऊंगा और मैं ग्रीन कैंडल देखते ही 10x की या 20x की लेवरेज पे लॉन्ग कर दूंगा। यही गलती लोग करते हैं और उसके बाद वो होप करने लगते हैं कि ये ट्रेड मेरा फेवर में चला जाए। ऐसा नहीं होगा। प्राइस कौन से एरिया पे आकर कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपको उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करना है, ना कि आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे हो उस हिसाब से। इसी को कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के दम पर अपनी ट्रेडिंग को करना। कैसे करते हैं? सिंपल सी चीज है, आप हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्क करो, सबसे पहला काम।
जैसा कि मैंने आपको करके यहाँ पर दिखाया। उसके बाद आपको वेट करना है कि प्राइस उस जोन के आसपास पे आए और किसी तरीके से रिएक्ट करे। आपको उसी रिएक्शन को कैच करना है और उसके बाद आपको बिहेव अकॉर्डिंगली करना है। मतलब कि अगर आपके सपोर्ट एरिया पे आकर प्राइस उसको बार बार तोड़ते हुए दिखा रहा है आपको, तो आपको वहां पर लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट करना है। और अगर सपोर्ट से बार बार बाउंस ले रहा है, तो जब वो बाउंस लेने की थोड़ी सी देर बाद आपके एंट्री क्राइटेरिया के हिसाब से आपको लॉन्ग का ट्रेड करना है। इसी को कहते हैं कि आप पहले बिहेवियर देखो और उसके बाद एक्ट अकॉर्डिंगली। एक चीज मैं आपको जाते जाते बता देता हूं, और ये चीज लोग अपने दिमाग में बिठा नहीं पाते बहुत लंबे टाइम तक, जिसको कहते हैं नेवर फॉरगेट दैट ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिस्टिक थिंग, इट इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। इस दुनिया के बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर्स, तगड़े से तगड़े पीएनएल लेकर घूमने वाले ट्रेडर्स, उनका विन रेट भी 50% के आसपास ही होता है। जब आप उनके 1000 ट्रेड्स का डेटा देखोगे तब आपको ये चीज़ नज़र आ जाए। तो आप समझो 50% ऑफ द टाइम्स पैसा गंवाना पड़ता है। अगर आप लॉस बुक करने के लिए तैयार नहीं हो ना, आप इस मार्केट से कभी पैसा बना के नहीं उठोगे। बिकॉज ट्रेडिंग जो है ना, वो प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर होती है। तो जब आप कोई ट्रेड लेते हो, उसके चलने की या उसके ना चलने की 50% के आसपास की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर लेकर दोबारा चलता हूँ, आप यहाँ पर देखो, ये मेरा ट्रेड चल रहा है। आपको इसमें 1,17,000 रुपए के आसपास का, मेरा 1,18,000 के आसपास हो गया, 19 हो गया, रनिंग पीएनएल आपको नजर आ रहा है। अब इसके अंदर ना मेरा जो एसएल है वो मैंने कॉस्ट पे मूव कर रखा है, 1875.35 पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने प्लेस कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब एक चीज आप समझने की कोशिश करो, मैंने यहां पर ऑलरेडी अपना एसएल प्लेस कर रखा है और वो कॉस्ट पर मैंने लगा दिया है। तो अब अगर ये घूम भी जाता है तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जब मैंने इस ट्रेड को प्लेस किया था, अगर आप देखोगे तो यहां पर मेरा एसएल लगा हुआ था, यानी कि 1867 पे 1875 पे मेरी एंट्री थी। तो मेरा ऑलमोस्ट $750 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा हुआ था। अब हो सकता था कि ये ट्रेड मेरे को, ये जो 1 लाख के आसपास का आप देख रहे हो पीएनएल, जो भी इसका रनिंग पीएनएल चल रहा है, मेरे को ये पैसा ना दे रहा हो ट्रेड, हो सकता है ये ट्रेड रिवर्स कर जाए और मेरा $750 का एसएल कट जाए। लेकिन आप एक चीज देखो, यहां पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:3.42। मतलब कि अगर मेरा $750 का एसएल है ना, तो मेरा टारगेट $2,400 का है। तो आप ये चीज समझ रहे हो, इसी चीज को कहते हैं कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी ट्रेडिंग प्लान करनी होती है कि देखो प्रोबेबिलिटी का गेम है और प्रोबेबिलिटी में आपके विनिंग के चांसेस 50% ही है। लेकिन अगर मैं मान लो 10 ट्रेड ले रहा हूं, 10 ट्रेड में से मेरे 5 ट्रेड मेरे को इस तरीके के मिल गए और 5 ट्रेड में मेरा $750 का नुकसान हो भी गया, तो अगर मैं आपको ये चीज कैलकुलेटर पे करके दिखाऊं, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं $2,400 का बुकिंग कर रहा हूं और मैं 5 ट्रेड्स में बुकिंग करता हूं, ठीक है, तो मैंने यहां पर $12,000 बुक कर लिए और मेरा नुकसान कितने का हुआ, $700 के आसपास, मतलब 750, मैं कह रहा हूँ $700 का अप्रोक्सीमेटली ले लो, $700 इंटू 5 यानी कि $3,500। और $12,000 में से आप $3,500 हटा दो तो भी मैं $8,500 के मुनाफे में बैठा हुआ हूं ना। इसी चीज को कहते हैं ट्रेडिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, और यही गलती ज्यादातर लोग कर देते हैं। आई होप आपको इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं समझ में आया हो। अगर आपको इस वीडियो से जेन्युइनली वैल्यू मिली है ना, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी जो पावरफुल वीडियोस है ना आपसे कभी भी मिस ना हो। और आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा कॉइन DCX और शार्क एक्सचेंज का। आप जाकर अपना अकाउंट ओपन करके पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर दीजिए, आपको भी VIP कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा, जहां पर हम अपने सारे ट्रेड शेयर करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं, मार्केट के सारे एनालिसिस आते हैं, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए फ्री है। और अगर आप लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको ब्रोकरेज के ऊपर 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये आपको अदरवाइज नहीं मिलने वाला। आई होप आपको मजा आया हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।